and Shubham. Next can we have Mayank and Arsim. Guys, again I'll remind you, please be very punctual with your timings. आपको timings के लिए जज किया जा रहा है, ठीक है? मयंक, जोरदार तालियां हमारे छोटे पैकेट के लिए। मयंक बनारसी, हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं और मेरे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि प्रियांशु भैया आप ताली बजाइए, क्योंकि आप बजा रहे तो पीछे 3-4 लोग बैठे हैं, वो बहुत अच्छे से बजा रहे हैं, वो अच्छे से बजा रहे लेकिन कभी कभी बजा रहे, तो आप भी ताली बजाइए तो सब लोग बजाएंगे। तो हम यहाँ 2 बार आए, हम देखे कि कंचन सर आशिकी में बहुत लीन रहते हैं, अच्छा कविता बोलते हैं आशिकी पे, तो हम आज उनके ऊपर मतलब कविता सुना रहे हैं, लेकिन ये काल्पनिक है, कोई इसको ऐसे सीरियसली ना ले। तो ये आजकल सब लोग जानता है कि मोबाइल कितनी बड़ी परेशानी है, लेकिन जब किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तब कितनी बड़ी परेशानी होती है वो बता रहे हैं कि घटना तो छोटी थी लेकिन आपदा बड़ी थी। ये समझिए कि शनि की 7.5 हमारे सिर पर चढ़ी थी, तभी सुबह बीच बाजार में गच्चा दे गया और एक झपट मार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। शाम को वही मोबाइल चोर मुझे दिखा, मैं हर्षाया कि अब इसे सबक सिखाता हूँ, पकड़ के रहूँगा, इसके पास जाता हूँ। तब से चोर ने मुझे देखा, मुझे देख के मुस्कुराया और एक अंगुली का इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। मैं आश्चर्य आहत, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चोर न मुझे देखकर डरा न घबराया, मैं चोर के पास गया। चोर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक लंबा ठाका लगाया। बोला अबे बुड्ढे, तेरा दिल बहुत फलान का है, तेरा दिल बहुत फलान का है, रात के 3-3 बजे तक जागता है। तेरा दिल बहुत फलान का है, रात के 3-3 बजे तक जागता है, और तूने जितनी भी महिलाओं को चैट्स और मैसेजेस किए हैं मैंने सब पढ़ लिए हैं। अच्छा बता ये रजनी आंटी कौन? अच्छा बता ये रजनी आंटी कौन? रजनी का नाम सुनते ही हम हाथ जोड़कर खड़े रहे मौन। चोर बोला कि अब मैं तुझे मजा दिखाऊंगा, मेरा बैग उठा, मैं तेरे घर जाकर ये तेरा मोबाइल तेरे बीवी और बच्चों को दिखाऊंगा। मैं चोर को नापने गया था, चोर मुझे नाप रहा था, वह निर्भीक खड़ा था और मैं थर-थर कांप रहा था। चोर बोला कि अब मैं तुझे और खलूंगा, तू मेरा बैग उठा, मैं अभी तेरे घर चलूंगा। मेरा ही मोबाइल मुझे खल रहा था, मैं भारी कदमों से चोर का बैग उठाए अपने घर की ओर चल रहा था। तभी मुझे याद आया कि रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना, थानेदार से है मेरा याराना, अब वही मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। आखिरकार बचपन का दोस्त किस दिन काम आएगा। तो थाना आते ही मैंने चोर से कहा कि सर जी थाने में चलेंगे जरा काम से। चोर मुस्कुराकर बोला आराम से। तो अहाते में थानेदार साहब कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे और अपनी बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे, लेकिन मैं किस्मत का भागा, चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे, हम भयभीत खड़े हुए थे आंखें नीचे। तब से चोर आया और मुझसे बोला कि बेटा ये तुझे बचाएगा, ये तुझे बचाएगा, तुझे इससे बड़ी आस है। अबे सुन, इसका मोबाइल भी मेरे पास है। तब से एक सिपाही कुर्सी लेकर आया, चोर को इज्जत के साथ बैठाया और बोला सर जी ठंडा लेंगे या गरम? चोर की सेवा दे, मैं ठगा का ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था। फिर मुझे देखकर दयनीय और असहाय जब मैं खड़ा था निरुपाय, तब चोर ने मुझे देखकर बोला बेटा अब तू घर जा, आज मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन आऊंगा। और फिर 2 दिन के बाद जब मैं शाम को घर आया तो चोर को अपने सोफे पे पसरा हुआ पाया। चोर मुझे देखकर लपक के मुझसे हाथ मिलाया, बोला भाई कंचन बहुत दिन बाद मिले हैं, यह कहकर मुझे गले से लगाया। फिर मेरे पत्नी को देखकर बोला भाभी जी हम लोग ने कॉलेज में अच्छा समय बिताया है, कॉलेज के समय हर मुसीबत के समय हर कोई एक दूसरे के काम आया है।
एक बार मनोज के पास कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तब उसने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे। चोर की उदारता देख मेरे बीवी और बच्चे मुस्कुराए। मैंने अलमारी खोली, 5,000 रुपये निकाले और चोर को थमाए। और ये कार्यक्रम शब्दों से परे में मैं पिछली बार आया था, इस बार फिर आया हूँ और अगले बार फिर आऊँगा। इसका कारण खास है क्योंकि ईशा दीदी का मोबाइल मेरे पास है। अब मैं जब पहली बार आया था तो एक कविता सुनाया था, सारा भारत एक मंदिर है। तो उस कविता को आगे बढ़ाते हुए वीरों के बारे में बताऊंगा। तो ये वीर रस का कविता है कि पुरु राजा भी बना बंद था पेश सिकंदर के सम्मुख, कैसा तुमसे व्यवहार करूं पूछा था पुरु के उन्मुख। तब कहा सिकंदर से पुरु ने निर्भीक मुझसे वह बात करे, एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करे सो आप करे। सर झुके बड़ों के आदर में यह बात समझ में आती है, झुकना शत्रु के सम्मुख हो छाती फटने लग जाती है। सर झुक जाएगा क्या मेरा झुक सकता सर का बाल नहीं, ताकत हो तो सर कटवा लो फिर चलेगी और कोई चाल नहीं। होकर प्रसन्न सिकंदर ने तब बगल में बैठा या पुरु को, निर्भीक निश्चल स्वाभिमानी लख दोस्त बनाया था पुरु को। बोला जो सपना देखा था विश्व विजय वाला मैंने, वीरता देख आगे बढ़ने का सपना त्याग दिया मैंने। और मैं एक वीर के बारे में बताऊंगा जो कि नारी थी। पहला मुगल शासक जब हमला किया था तब क्या हुआ था, ब्राह्मण राजा ताहिर की 2 लड़कियां थी, उन पर है कि जब ब्राह्मण राजा ताहिर है लाहौर सिंध का राजा था, भगवान राम के वीर पुत्र लव ने लाहौर बसाया था। मोहम्मद बिन कासिम खलीफा सन ईस्वी 815 में भारी सेना लेकर भेजा सेनापति को उसने रण में। दाहिर राजा को लूटा था सर काट लिया था दाहिर का, 2 पुत्री और खजाना व लूट जगत को जाहिर था। तब पेश खलीफा के सम्मुख किया सेनापति ने ले जाकर, तब कहा दोनों ललनाओं ने एक बात सुनो चित्त में लाकर, रास्ते में ही हम दोनों को सेनापति ने बर्बाद किया, अब आपके लायक नहीं रहे या आपका भी मर्यादा लिया। सुनकर इन बातों को क्रोधित हो गए खलीफा सर भर में, सेनापति को चमड़े में सिलवाया जिंदा पल भर में। तब कहा दोनों ललनाओं ने यह पिता के सर का बदला है, अब चाहे मृत्यु दंड मिले सर देने को जी मचला है। तब क्रोध से व्याकुल हो सर कटवाया उन दोनों का, इतिहास प्रसिद्ध हुई लड़की हो गया नाम अमर उनका। अब एक वीर को सब लोग जानता होगा, बहुत लोगों के फेवरेट जो होंगे पृथ्वीराज चौहान, तो उनकी जीवनी को कविता में मैंने लिखा है, सुनिए कि यह देखो चौहान वंश अवतंश वीर वर पृथ्वीराज, गज भर छाती थी इसकी दहली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्र वरदाई कवि जो था उसने दरबार में जा करके जब कहा मोहम्मद गोरी से एक बात सुनो चित्त में लाकर, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता, संसार से लुप्त है यह विद्या नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने उसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण और कहा इसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की बाड़ी। फिर घंटे पर है चोट पड़ी साधा तब वही बाढ़ उसने, खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने, शाबाशी की आवाज पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को। फिर दिया चंद्र वरदाई ने तलवार हाथ में फिर उसके, मारे तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कट गए। 12वीं सदी की बातें हैं, इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करें इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। अब मैं अपनी लास्ट कविता सुनाऊंगा कि अब ये शिक्षा वाली भी है और हास्य भी है, और आप लोग जानते हैं कि हम लोग के देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, तो उस पर सुना रहे हैं कि बगल में पोटली दबाई, एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा तो सैल्यूट के झटके में पोटली घिस गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कतरी बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा अब इस पोटली में से क्या टपका रहा है।
क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही बोला हुजूर इसमें शरबत नहीं है, शरबत नहीं है, हद है, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? तो सिपाही बोला कि हुजूर इसमें शहद भी नहीं है, तो खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की मुंडी मरोड़ दी या किसी नेवले की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। पर सिपाही बोला हुजूर ना पका सकता हूँ ना खा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर थानेदार ने पोटली मेज पर खोली तो उसे देखकर थानेदार की भी आत्मा डोली, क्योंकि उसमें से निकले एक नौजवान के 2 कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा बता क्या है बात, ये कैसा कलेश है? सिपाही बोला हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? 20% बॉडी ले आया, बाकी के 80% कहाँ ले आया है? सिपाही बोला हुजूर ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है, पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं उसका पंचनामा ना बनाता। पर हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, ये बंदा तो हाथ कटवाते ही खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तो तना था जैसे माने हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, अपनी ठूठ बाएं हिला हिला के बताने लगा कि ले जा ये फालतू है, बेकार है। ले जा ये फालतू है, बेकार है। बुला ले कहाँ पत्रकार है, मैं बताऊंगा। काट दिए किस लिए? क्योंकि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम नहीं मिला, इसलिए सोचा फालतू है, बेकार है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक लौट दूं। अरे इन हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है, आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश की लाश है। आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश की लाश है। अरे उठा ले जा, मैं तो कटवा के भी जिंदा हूँ, तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनते ही मैं तो डर गया। मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को पोटली में बांधा, झटके से लाया और यहाँ चला आया। अब बताइए इसकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं, इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला ये तो बहुत सीरियस केस है, पर इसे जलाने और दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो जब पूछ के आ हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू है तो इसकी चिता बना और मुसलमान है तो दफना। पर सिपाही बोला हुजूर अब मुझे ना भेजे, अब इन हाथों को आप ही सहेजे। थानेदार भी घबरा गया, कटे हाथ देख के चकरा गया। वो बोला इसे मेडिकल कॉलेज देगा, वहाँ के बच्चे इसको देख के नहीं डरेंगे, इसकी चीर फाड़ करके स्टडी करेंगे। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पर घटना ने मन को छुआ। अरे इस नौजवान ने अपने 2 हाथों को खो दिया। और सच बताऊं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिण युवा के बारे में ये खबर सुन के मैं रो दिया। बहुत मजेदार मयंक, और मेरा फोन तुमने अपने पास कब लिया, तुमने बताया नहीं, गलत बात है ये। नेक्स्ट